उसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई। किसी का कांधा नहीं लगने दिया उसके शरीर से, आप गवाही दोगे। कांधा नहीं लगने दिया, छूने नहीं दिया, गंदी बात नहीं करने दी। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया, मगर आपने और मुझे क्या फर्क है? शाहबाद वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। मैं 17 दिन में पहचान, आपको पहचानने में 17 बरस लगे। जयप्रदा पर ये बेहद शर्मनाक बयान देने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान अब चौतरफा घिर गए हैं। पहले एफआईआर दर्ज हुई और फिर राष्ट्रीय महिला आयोग ने सख्ती दिखाते हुए कारण बताओ नोटिस भेज दिया। पर ऐसे बदजुबानी के लिए क्या इतना एक्शन काफी है? ये पहली बार नहीं है जब सपा नेता ने अपनी सीमा से बाहर निकले हो। एक के बाद एक महिलाओं पर विवादित बयान देना आजम खान की आदत रही है, और ऐसा भी नहीं है कि ऐसा करने वाले वो अकेला नेता है। और लगभग हर पार्टी में ऐसे बदजुबान नेता मिल जाएंगे जो मौका मिलने पर महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते दिखते हैं, उनको निशाना बनाते हैं और उनकी बेइज्जती करते हैं। तो आखिर ऐसे लोगों को पार्टियां हमारा नेता बनने का मौका क्यों देती है? ऐसे लोगों को चुनाव में टिकट कैसे मिल जाता है? और क्या ऐसे नेता मेरे और आपके वोट के लायक है? जी, यही है इंडिया वोट्स की आज की बड़ी बहस। हमारे साथ जुड़ रहे चारूवाली खन्ना, जो कि पूर्व मेंबर रह चुकी है राष्ट्रीय महिला आयोग की, और चेतन वाघ भी हमारे साथ जुड़ रहे, जो कि कोऑर्डिनेटर है महिला राजसत्ता आंदोलन के। आप दोनों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। चारूवाली खन्ना, महिला आयोग ने तो कारण बताओ नोटिस भेज ही दिया है, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी ये है कि क्या पार्टियों को इस तरह के नेताओं को, बदजुबान नेताओं को टिकट देना चाहिए? ये बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया है, और इनको बिल्कुल टिकट देना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो दबंग नेता है ये ना कानून का आदर करते हैं, ना महिलाओं का आदर करते हैं, और कानून को अपनी मुट्ठी में समझते हैं। ये बहुत गलत संदेश है। इनफैक्ट इस तरह के आपका जो कोड ऑफ कंडक्ट लागू है अभी इलेक्शन कमीशन का, उसमें नियम नंबर 2 जो है वो विशेषकर कहता है कि आपको व्यक्तिगत जो है टिप्पणियां नहीं करनी है या शारीरिक संबंधी नहीं करनी है। लेकिन देखिए, हु केयर्स, ये लोग कानून को अपनी मुट्ठी में समझते हैं, और किस तरह की टिप्पणियां हो रही हैं, कुछ शरीर पे, कुछ बिंदी पे, कुछ घुंघरू पे। तो मुझे लगता है कि एक सख्त संदेश देना चाहिए और इनको अंदर करना चाहिए, और इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, असलियत ये है कि ये सब माहौल खत्म हो जाएगा, इलेक्शन खत्म हो जाएगा, और ये लोग जो नेता है ये डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा देंगे कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। तो और ये बहुत ही गलत संदेश है। जब हमारी आधी आबादी महिलाओं की है तो ये किस तरह से, महिला आयोग को बहुत सख्त से सख्त इनको पनिशमेंट और रिकमेंडेशन देनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने जो कहा है कि सख्त से सख्त पनिशमेंट क्या होनी चाहिए ये भी हम पूछेंगे, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आते हुए, बड़ी खबर है इस वक्त की, जब ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी खबर है। चुनाव आयोग ने आजम खान पर रैली में किए कमेंट की रिपोर्ट मांगी है, और राज्य के सीईओ यूपी से रिपोर्ट मांगी गई है। आजम खान के बयान के वीडियो की भी मांग की गई है। ये सबसे बड़ी खबर अब इस वक्त की, और हम सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी आयुष्मान के साथ। आयुष्मान, क्या खबर है, किस प्रकार की ये रिपोर्ट जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने मंगाई है?
जी मंदार, अगर आप इसे देखें तो एक ऐसे दिन जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने 2 बड़े फैसले लिए। उत्तर प्रदेश में के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ, उन पर रोक लगाई है 72 घंटे की। साथ ही मायावती के ऊपर रोक लगाई गई है, वो कैंपेनिंग नहीं कर सकते। एक बड़ा फैसला इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब उन्होंने सीईओ से कहा है कि वो सामने आएँ और इस पर अपना रुख साफ करें। एक डिटेल नोटिस भेजा गया है और इसमें उनसे रिपोर्ट मांगी गई है कि आजम खान ने क्या कुछ कहा है। एक वीडियो उनकी आनी चाहिए। इससे पहले वेंकटेश्वरलू जो कि सीईओ हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे हमने बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि पुलिस ने जब इस पर एक एफआईआर दर्ज की है तो इलेक्शन कमीशन का अब इस पर कोई रोल नहीं है। लेकिन शाम होते होते इलेक्शन कमीशन का एक कड़ा रुख अख्तियार किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से और एक पूरी रिपोर्ट मांगी गई है उत्तर प्रदेश के सीईओ की तरफ से। उन्हें कहा गया है कि इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट भेजी जाए कमीशन को, जिसमें ये बताया जाए कि क्या कुछ ऑब्जेक्शनेबल कहा गया है इसमें, और एक वीडियो लिंक उसके साथ होना चाहिए। जी आयुष्मान, और इस खबर पर आप नज़र बनाए रखें, आपके पास आएंगे और जानकारी के लिए। लेकिन चलते सीधे हमारे पैनल के पास, यहाँ पर चेतन वाघ भी हमारे साथ हैं, महिला राजसत्ता आंदोलन के कोऑर्डिनेटर है। चेतन जी, यहाँ पर मेरे ख्याल से उर्मिला मातोंडकर ने ही कहा था कि जब भी कोई महिला जो है मैदान में उतरती है, चुनाव के मैदान में उतरती है, तो उसके व्यक्तिगत जिंदगी जो है उस पर टिप्पणी किया जाता है, उस पर, उसके कपड़ों पर, उसके रहन सहन और चलने फिरने, उठने बैठने पर जो है टिप्पणी किया जाता है। काम पर यहाँ बात करने वाला कोई मिलता नहीं है। आपके एक्सपीरियंस में, आपने कई महिला नेताओं के साथ काम किया है, ये बात जो उर्मिला मातोंडकर ने कहा है कितना सही है? सबसे पहले मैं महिला राजसत्ता आंदोलन की ओर से आजम खान द्वारा किए गए इस वक्तव्य का कड़ी निंदा करता हूं। जब किसी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता है तब वो महिलाओं के चारित्र पर बोलते हैं। जब असुरक्षित होता है तो महिला पीछे हट जाती है। लैंगिकता एक हथियार कब बन जाता है? जब विरोधी असुरक्षित महसूस करते हैं महिलाओं से, जब उन्हें डर लगता है। कलाकार के बारे में देखेंगे तो ऐसे लगता है हमारे पार्टी में कोई कलाकार आता है तो उसका स्वागत होता है और अलग पार्टी में जाता है तो उसका चरित्र हनन किया जाता है। यह गलत बात है। इस वजह से ही सर्वसाधारण जनता राजनीति की ओर से दूर भागती है, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं होती है। जी, जैसे कि आपने बताया कि एक तरह से चारित्र्य हनन का कोशिश किया जाता है, लेकिन साथ साथ चारू अली करना, आपको भी एक सवाल है। जो लगातार इस तरह की महिलाएं ज़्यादा आते हुए दिख रही है आज की राजनीति में, जो पार्टिसिपेशन है महिलाओं का वो ज़्यादा है, और ऐसे हाल में क्या आपको लगता है कि जब बातें उठ रही है कि महिलाओं को आरक्षण भी देना चाहिए, ऐसे बैकग्राउंड के ऊपर, ऐसे बैकड्रॉप के ऊपर आपको लगता है कि किसी तरह से ये लोग चैलेंज फील कर रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ये जो पुरुष कैंडिडेट्स हैं वो? बिल्कुल सही आपने, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, उनकी दुखती नफ्स पे हाथ न लगा दिया है। क्योंकि मैं कहने वाली थी कि जब हमारी आधी आबादी है और सारी राजनीतिक पार्टीज अपने मैनिफेस्टो में डाल रही हैं तो 33% रिजर्वेशन होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि इनको नीचा दिखाओ, और एक मानसिकता हमारी इनकी बन गई है। आप देखेंगे चुस्कियां लगा लगा के इस तरह की ये टिप्पणी कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, अभी आपके बीच में ब्रेकिंग न्यूज आई थी, इलेक्शन कमीशन कैसे कह सकता है कि हमारा रोल नहीं है, एफआईआर हो गया, डिस्क्वालीफाई दैट कैंडिडेट। अगर आपकी जो कोड ऑफ कंडक्ट है, अगर आपकी उसका उल्लंघन होता है तो फिर उस कैंडिडेट को खड़ा नहीं होना चाहिए, उसकी क्षमता ही नहीं है जो, फिर तो इसका मतलब है कि खुलेआम लोग, कानून का बड़े लोग जो है, दबंग लोग हैं, उसका उल्लंघन करेंगे एंड दे गेट अवे विद इट। रियलिटी में यही हो रहा है, बार बार एक ये संज्ञान लेता है, फलां संज्ञान लेता है और कुछ नहीं होता। तो जब तक 33% आरक्षण महिलाओं के लिए नहीं आएगा, वो अपनी डिसीजन मेकर्स नहीं बनेंगी, तब तक इस तरह के हादसे होते रहेंगे। जी, और यहाँ पर दो सवाल उठते हैं। पहला तो सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन को यहाँ पर एक स्टैंड लेना चाहिए, एक्शन लेनी चाहिए, लेकिन मंदार, बड़ा सवाल तो ये है कि खुद आजम खान की जो पार्टी है वो चुप्पी क्यों साधे है, वो एक्शन क्यों नहीं ले रही है? और ये पहली बार नहीं है कि आजम खान इस तरीके के बेतुके बयान कर रहे, बार बार किया है उन्होंने। चारू अली खन्ना,
ये तो इन नेताओं की इट्स अ नॉर्मलाइजेशन ऑफ, मैं कहना चाह रही हूँ कि ये जो है नॉर्मलाइजेशन ऑफ जेंडर वायलेंस हमारी भाषा में, जिसे कहते हैं ये आपत्तिजनक महिलाओं के विरुद्ध जो है गंदे शब्द हमारी आदत बन गए हैं। तो हम कुछ गलत नहीं समझते। जो आप कह रहे हैं कि पार्टी क्यों नहीं एक्शन लेती, पार्टी गलत समझती ही नहीं है, क्योंकि जो एक पुरुष वर्ग है, जो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में हम समाज में रह रहे हैं, वो सोचते हैं ये ठीक है, ऐसा करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, महिलाओं को क्यों इनकी को बुरा लग रहा है। लेकिन अगर इनको सही में हमें दिखाना है, संदेश देना है, तो जो आपने कहा वो उनकी दुखती ना उसको पकड़ो और 33% रिजर्वेशन लाइए और महिलाओं को राजनीतिक एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण दीजिए। तब आप देखेंगे कैसे माहौल बदलेगा, कैसे बदलाव आएगा, कैसे विकास आएगा। जी बिल्कुल। और साथ साथ चेतन वाघ, सवाल आपसे है, महिला राष्ट्रीयता आंदोलन जब आप कई महिला नेताओं के साथ स्थानीय इकाई में काम करते हो, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के चारित्र्य हनन के अपराध जब करते हैं तो उसके खिलाफ कोई प्रोविजन है, उसके खिलाफ जाने की किसी तरह की कवायद होती है, या फिर महिलाएं जो है वो पीछे हटती है? देखिए मंदार जी, स्थानिक स्वराज्य संस्था में 33% से 50% महिला है। ऐसा घिनौना माहौल होने के बाद महिलाओं का मोरल डाउन हो जाता है। और दूसरी बात है, राजनीति में कम महिलाओं का कम आना, ऐसा सबसे पहला होता है कि ऐसे जो लोग होते हैं उनकी वजह से कम होता है। जब आप पंचायत के स्तर पे देखते हैं तो महिलाओं के एक टर्म होने के बाद वो फिर से घर में जाती है, वो फिर से चुनाव में लड़ने के लिए तैयार नहीं होती है, राजी नहीं होती है, क्योंकि चारित्र्य हनन जैसे मुद्दा सामने आता है और इस बात से ही महिला डरती रहती है। जी, और यहाँ पर चारूवाली खन्ना, एक बड़ा सवाल जो मैं पूछना चाह रही थी वो ये है कि हमारे जो पार्टियां हैं बार बार, खासकर इस चुनाव में बार बार उन्होंने 33% आरक्षण जिसकी आप बात कर रही थी उसका मुद्दा उठाया है। साथ ही ये भी हमें दिलासा देने की उन्होंने कोशिश की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को टिकट देंगे। लेकिन जब पार्टियां इस तरीके के नेताओं को टिकट देती है, कैसे भरोसा करे कि ये 33% महिला आरक्षण करवा देंगे संसद में? देखिए, ये जो बातें अभी तक हो रही है मैनिफेस्टो में, कितने लोग, कितनी पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में जो बातें लिखी गई हैं उनको करके दिखाती हैं। ये तो वोट मांगने के तरीके हैं, लुभाने की। जनता बहुत मासूम है, जनता मान लेती है, जनता मासूम है, अपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। वो सोचते हैं कि नेता अगर बोल रहा है तो सही बोल रहा है, और इस बात का ये लोग फायदा उठाते हैं। मुझे बहुत ही ताजुब हो रहा है कि इस इलेक्शन में इतना गिर गया है राजनीतिक बहस का स्तर, इतना गिर गया है कि कभी ऐसा नहीं देखा गया है। और कौन इसका, जिसे कह रहे हैं टारगेट कौन बन रहा है, वो है महिलाएं। क्योंकि अगर आपके पास बोलने की कुछ नहीं है तो आप कुछ महिला के बारे में ऑब्सीन बात करिए। कानून है। अभी आपने एक बात कही, आपने वो पूछा एक और हमारे लर्नर पैनलिस्ट से कि क्या महिलाएं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? अगर इतनी बदतमीजी उसके संग हो तो वो जाएगी, वो पुलिस में FIR दर्ज करेगी, लेकिन होगा क्या? वो जो दबंग आदमी है नेता, वो कितनी दफा उसने पहले किया, वो डिस्चार्ज ले आएगा और पॉलिटिकली मोटिवेटेड विच हंटिंग, फलाना ढिमकाना, इस तरह के लफ्ज को इस्तेमाल करके, और वो जो FIR है वो क्वॉश हो जाएगी, उसका कुछ आगे नहीं होगा जी। इसका मतलब क्या है कि हमको लिंक भेजिए और फलाना अथॉरिटी कह रही है, सारी देश देख रहा है क्या कह रहे हैं। आप फोन पे देख रहे हो, आप व्हाट्सएप पे देख रहे हो, आप ट्विटर पे देख रहे हो, आप चैनल्स पे देख रहे हो, फिर भी आपको प्रूफ चाहिए। ये तो जिसे कहते हैं ना, बहुत ही अजीब सी जो एक बात है कि जो महिला बोले उसके लिए आपको प्रूफ चाहिए, बाकी जने जो करे वो सब खुलेआम कर सकती है। जी, और यही दिक्कत है चारू वाली खन्ना, और ये तभी हटेगा। जी। और चेतन वाघ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आखिर में कहीं ना कहीं यही है कि ये वक्त है जब EC को हरकत में आना चाहिए। ये वो वक्त है जब जो पार्टी है, आजम खान की पार्टी है, जो समाजवादी पार्टी है, उनको भी हरकत में आना चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पर उनके खिलाफ लेना चाहिए। उनका जो कैंडिडेसी है उसे रद्द कर देना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तब जो है एक पुख्ता मैसेज जाएगा सारे नेताओं के लिए, सारे पार्टियों के लिए। लेकिन आगे बढ़ेंगे। चलिए आपको सुनाते हैं, दिन भर इस पर काफ़ी चर्चा हुई है
और काफ़ी रिएक्शंस भी आए हैं। पहले सुन लीजिए जयप्रदा को क्या कहना था इस पूरे मामले पर और जयप्रदा के रिएक्शन पर, उसके बाद आजम खान का क्या कहना था। मैं चाहती हूं कि इसका चुनाव तो मतलब इसका चुनाव नहीं होना चाहिए, इसको चुनाव से इसको रद्द करना चाहिए, क्योंकि ये आदमी ऐसा है कि ये अगर चुनाव जीत गया तो लोकतंत्र क्या होगा। महिलाओं के समाज में महिलाओं के स्थान भी नहीं मिलेगा, महिलाओं की रक्षा नहीं है, तो हम जाएंगे कहां। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी की ना खूबी बताई ना बुराई बताई। मैंने एक शख्स जो दिल्ली में बीमार है, काबिल रहम है, जिसने मुझे कहा कि 150 राइफल्स लेकर मैं आया था, अगर आज़म दिखता तो मैं उसे छलनी कर देता। मैंने उसके ताल्लुक़ से ये कहा कि लोगों को पहचानने में बहुत देर लगी, और अगर कहीं कोई साहब मेरा साबित कर दें कि मैंने कहीं किसी का नाम लिया है और नाम लेकर मैंने किसी की शान में तौहीन की है, तो मैं चुनाव से हट जाऊंगा। He's always been talking dirty things about women, and in this election this is the second statement he's given against a politician, women, and NCW is taken suo moto against him, and we are sending him a notice. We are also writing to Election Commission to take strict action against him. पूरे भारतवर्ष की महिलाओं ने अपमानित महसूस किया है। इतनी अभद्र, इतनी गंदी टिप्पणी, और जो व्यक्ति अपने आप को कहता है कि वो इतना बड़ा राजनेता है कि वो हवा का रुख बदल सकता है, तो मेरे ख्याल से अभी समय आ गया कि उनकी ज़ुबान बंद होनी चाहिए, और ये तभी संभव है जब उनको राजनीति से बहिष्कृत किया जाए, या तो चुनाव आयोग करें, नहीं तो जनता को स्वयं इन्हें बहिष्कृत कर देना चाहिए। इनकी ज़मानत जब्त हो जानी चाहिए। खराब ऐसा कमेंट करने का कोई हक नहीं है किसी को भी, कोई भी औरत को। ऐसा नहीं कि मैं बिकॉज राजनीति में है इनके लिए बोल रही हूँ। किसी के खिलाफ ऐसा बात करना बहुत ही घटिया सोच है। इससे मालूम पड़ता है कि उनका किस किस्म के आदमी होंगे। वो गलत काम किया है और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमारे देश में महिलाएं इक्वल मानी जाती हैं, और आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स एवर हुई हैं, और उसके बाद अब प्रियंका भी आ गई हैं। हमारे यहाँ महिलाएं इसमें भी पॉलिटिक्स में भी हैं और वैसे भी काम कर रही हैं। तो क्या किसी का अधिकार है? क्या महिलाएं कभी बोलती हैं किसी पुरुष के बारे में कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है? ये बिल्कुल गलत है। पार्ट ऑफ सोसाइटी हैं हम दोनों। तो ये मैं समझती हूँ कि आगे बढ़ेंगे। आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले नेताओं पर नर्म रुख इख्तियार करने का आरोप झेल रहे चुनाव आयोग ने आज कड़ा फैसला लिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीएसपी चीफ मायावती को उनके अली बजरंगबली जैसे सांप्रदायिक बयान की सजा मिली है। और चुनाव आयोग ने योगी को अगले 72 घंटे के लिए चुनावी गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगा दी है। तो वही मायावती के लिए ये रोक 48 घंटों की है। जी मीनाक्षी हमारी सहयोगी जुड़ रही है इस वक्त और जानकारी लेकर। मीनाक्षी, कल तक जो है चुनाव आयोग यहाँ पर कोई एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आज जो है एकदम से इस तरह का कड़ा रुख जो अपनाया है, क्या वजह है इसकी? जी दिलचस्प सवाल पूछा है आपने कविता। हालांकि जो उच्च सोर्सेज हैं चुनाव आयोग में, वो मिरर नाउ को ये बताते हैं कि जो उच्चतम न्यायालय की कार्रवाई है उसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कड़ा रवैया अपनाया और चुनाव आयोग से मांग की सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको इस बात का एहसास है कि आपके पावर्स क्या हैं। तब चुनाव आयोग ने अपनी ये दलील रखी उच्चतम न्यायालय के आगे कि
हम बेबस हैं, हम पावरलेस और टूथलेस हैं। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि चुनाव आयोग के जो उच्चतम ऑफिशियल्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे मंगलवार को और अपने पावर्स और जो उनके प्रावधान हैं उनके बारे सुप्रीम कोर्ट चर्चा करेगी। कुछ देर बाद दिन में हमने देखा कि ये महत्वपूर्ण बड़ा फैसला चुनाव आयोग ने लिया। एक सेंसर ऑर्डर 3 पेज का ऑर्डर है योगी आदित्यनाथ और सुश्री मायावती के लिए, और दोनों बड़े ऊंचे नेता माने जाते हैं एक बहुत अहम प्रांत के उत्तर प्रदेश, जो कि अभी चुनाव के बीच में है। और चुनाव आयोग ने ये कहा है कि इतने सीनियर लीडर्स को इस बात से अपने आप को दूर नहीं रखना चाहिए कि जो उनके कमेंट्स हैं उसमें पोटेंशियल होता है एक पोलराइजेशन करने की पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को, और उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो सिर्फ ये समझे कि जो वो बोल रहे हैं उनके कंस्टिट्यूएंसी तक सीमित रहेगी। ये बात तमाम और जगह फैलती है इस डिजिटल एज में, और इसलिए चुनाव आयोग ने ये माना है कि जो इनकी बयानबाजी थी मायावती और योगी आदित्यनाथ की वो बिल्कुल एमसीसी के खिलाफ थी, एक वायलेशन था। और इस करके एक मैसेज दिया है चुनाव आयोग ने तमाम उन नेताओं के लिए, लीडर्स के लिए जो खुले आम इस प्रकार की अभद्र भाषा और अभद्र स्पीच मेकिंग का प्रयोग करके पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को कहीं ना कहीं पोलराइज करते हैं कविता। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई और चुनाव आयोग ने जो एक कड़ा रवैया अपनाया उसका कहीं ना कहीं आपस में एक इंटरवीविंग जिसे कहते हैं वो ज़रूर है। जी मीनाक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। और जैसे मीनाक्षी हमें यहाँ बता रही थी, इससे पहले जो है चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि हेट स्पीच देने वाले नेताओं के सामने वो लाचार है। चुनाव आयोग ने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले नेताओं पर एक्शन लेना उनके लिए अब संभव नहीं है, जिसके बाद जो है ये कार्रवाई की गई है योगी आदित्यनाथ और मायावती के खिलाफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मंदार, अगर आप हमें बताएं कि इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव की गहमा गहमी है और कैंपेनिंग जोर शोर से चल रही है, ऐसे में योगी आदित्यनाथ और मायावती दोनों ही, जैसे मीनाक्षी हमें बता रही थी, बड़े नेता है और साथ ही साथ ऐसे नेता है जो जिन्हें सुनने के लिए, जिन्हें देखने के लिए लोग आते हैं, भीड़ आती है। ऐसे नेताओं के कैंपेनिंग पर अगर रोक लगती है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है? बहुत बड़ा असर ज़रूर होगा, क्योंकि हर क्षेत्र में जाना संभव नहीं होता है और ये बड़े कैंपेनर्स, स्टार कैंपेनर्स माने जाते हैं। और जबकि ऐसे कद्दावर नेता अगर अपने लोगों के लिए वहाँ पे कैंपेनिंग नहीं कर पाते तो बहुत बड़ी वहाँ पे जो क्षेत्रीय लोग हैं वहाँ के, उनके लिए एक परेशानी हो सकती है। और अहम मुद्दा इसमें यह है कि जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है वो बिल्कुल अपना स्तर खो बैठा है, उसको लेकर जो कड़ा रुख अपनाया है, इसमें एक तरह से ऐसे रोक लाना बहुत अहम कदम है चुनाव आयोग की तरफ से। जी, और इसी के साथ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन बने रहिए इंडिया वोट्स में चुनाव से जुड़े हर बड़ी खबर आपको लेकर देंगे ब्रेक के बाद। वक्त एक बड़ी इलेक्शन ब्रेकिंग का। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के करीब 8 करोड़ पर्सनल आधार डेटा और वोटर आईडी डिटेल्स चोरी किए गए हैं। साइबराबाद में मामला दर्ज किया गया है। केस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक आईटी ग्रिड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कथित रूप से टीडीपी के सेवा मित्र ऐप के जरिए करीब 8 करोड़ लोगों का निजी डेटा जो है चोरी किया है। और पुलिस को शक है कि बड़े पैमाने पर की गई डाटा चोरी चुनाव के लिए की गई है, जिससे वोटर प्रोफाइलिंग और वोटर लिस्ट से नाम हटाने में मदद हो सके। पुलिस ने आईटी ग्रिड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर पर रेड किए हैं और 7 हार्ड डिस्क जब्त किए हैं। जी, और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी पॉल बताएं हमें क्या जानकारी आपके पास। What else are the police telling you? This is a huge it's a huge expose. Well, that's right, Kavita. In fact, let me just quickly break it down for you. Seva Mitra app is something that is used by the Andhra Pradesh government. TDP is the party that used this particular app. They had outsourced this
maintenance as well as the making of this app to IT companies, out of which one of the company was IT Grids Private Limited. And this particular company, a complaint was lodged by 4 youth against this company, saying that data was being stolen by this particular company. That is when a complaint was filed at the SR Nagar police station. The Hyderabad police immediately swung into action. Also a raid was carried out. The Telangana State Forensic Science Laboratory found 7 hard disks of data on interrogation and also on checking what the data was. They found it had 7.82, which is nearly 8 crore of details, records of Aadhaar data in that particular hard disk that they had seized. And this was very similar in size and structure to that to the same database that is owned by the UIDAI, which is the Identification Authority of India, Unique Identification Authority of India. And that is when the whole question of illegally stealing this data from the UIDAI came up. And this particular data in UIDAI is held by CRDR, which is the Central Identities Data Repository, or the SRDH, which is the State Resident Data Hubs. So only these 2 places have this particular data. And if they have actually got their hands on this data, it means they've illegally got their hands on it, which is against the Aadhaar Act of 2016. So now the police has registered a case. They're trying to find out more details as to how they have accessed this particular data and how it was being used by the TDP, because there are claims and allegations that TDP carried out surveys through the Seva Mitra app to find out which party people preferred and other kind of details which generally is not allowed to be surveyed. And they were using this for poll profiling, voter profiling, and also for deletion of voters. This is the allegation against them. A case has been registered after the UIDAI filed a complaint with the Cyberabad police. Investigation underway, interrogation underway to find out more details by the police. Right, Paul, thank you very much for getting us all of those details. Of course, this is a big story that Paul is getting us today. And जैसे Paul हमें बता रहे हैं यहाँ पर मंदार, आधार डेटा जो है यहाँ लीक हुआ है और वो डेटा इस कंपनी के हाथ में गई है और शक ये हो रहा है कि शायद इस डेटा का इस्तेमाल जो है वोटर प्रोफाइलिंग के लिए किया गया है और साथ ही साथ वोटर लिस्ट से लोगों के नाम डिलीट तक करने के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। इस तरह के आरोप जो है इस वक्त लग रहे हैं। आपको बताना होगा कि जिस कंपनी के हाथ में ये डेटा गई है उस कंपनी ने कथित तौर पर टीडीपी का जो ऐप है वो उस कंपनी ने डेवलप किया है। मंदार जी बिल्कुल, और एक बहुत ही अहम खबर है ये, क्योंकि लगातार आधार को लेकर इस तरह के आशंकाएं जताई गई थी कई तबकों से, लेकिन ये अब सामने आ रहा है कि किस तरह से आधार डेटा का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और साथ साथ इसकी निगरानी नहीं रखी तो किस तरह का उसका परिणाम सामने आ सकता है। अब रुक करते हैं अगली खबर पर, जहां अपने चुनावी घोषणा पत्र में फिर से बीजेपी ने गंगा को 2022 तक साफ करने का वादा तो कर दिया है, पर क्या ये वादा पूरा हो पाएगा? नमामि गंगे स्कीम के जरिए सरकार ने वादे तो कई किए, पर जमीनी स्तर पर क्या कोई फर्क आ रहा है? चुनाव से ठीक पहले हमारे संवाददाता आलोक सिंह ने उत्तराखंड के कई इलाकों का दौरा किया और ये जानने की कोशिश की कि आखिर गंगा की सफाई का काम कैसे चल रहा है। जी आलोक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, आपने काफी करीब एक हफ्ता बिताया गंगा के एक किनारे से दूसरे किनारे जाते हुए और आपने जायजा लिया। बताएं कि आपने क्या पाया, क्या गंगा साफ हुई है? जी कविता, देखिए गंगा की सफाई एक बहुत बड़ा सवाल है और ये बीजेपी ने जिस तरीके से वादा किया था, बीजेपी सरकार जब आई थी कि गंगा की सफाई 2020 तक पूरी तरह से हो जाएगा, लेकिन अब दूसरा चुनावी घोषणा पत्र आया है। फिलहाल उसकी सफाई फिर दोबारा बात की जा रही है गंगा की सफाई, क्योंकि पूरी तरह से नहीं हो पाई थी तो दोबारा उसकी गंगा सफाई होगी। मैंने जब ट्रेवल किया तो गंगा की सफाई में कुछ बहुत अहम बातें हैं जो सामने आती हैं। जो सबसे बड़ी बात यह है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट
अगर हम नमामि गंगे प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट में जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसका लगना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शहरों से गंगा बीच में से जाती है और शहरों की सफाई, शहरों की जो गंदगी होती है, चाहे इंडस्ट्रीज़ के वेस्ट हों, वो सारे कहाँ जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल एडमिनिस्ट्रेशन के होता है। और यूजुअली यही होता भी है कि जितनी भी नदियाँ शहर से होकर के जाती हैं सभी जगह वही उसी नदी में जाकर मिल जाती हैं। तो उसी प्रकार गंगा में भी यही चीज़ हमने देखी। हमने उत्तराखंड का जब सफ़र किया, उत्तराखंड में हम ऋषिकेश, हरिद्वार और गौमुख की तरफ जब हम गए तो पूरा अगर उत्तराखंड की बात करें तो 2500 किलोमीटर 250 किलोमीटर का सफ़र तय करती है गंगा उत्तराखंड में, जिसमें से और ये पूरा मैं बता दूं कि गंगा जो गौमुख से निकलती है तो 2500 किलोमीटर का सफ़र होता है जब वो बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो 250 किलोमीटर के सफ़र में जो उत्तराखंड का सफ़र है उसमें जो प्रपोजल था उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उसमें 31 STPs का प्रपोजल था पूरे शहरों में, और ये 15 टाउन्स 15 शहरों के लिए था, और उसमें से 31 में से केवल 15 STPs लग पाए हैं अभी तक। साथ ही साथ नालों की टैपिंग का भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है। नालों की टैपिंग करना भी बहुत नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत आता है। तो नालों की टैपिंग की अगर मैं बात करूँ, नाले की टैपिंग का मतलब ये होता है कि जो नाले गंगा नदी में या किसी भी नदी में आकर के मिल रहे हैं उनके मुख को बंद कर दिया जाता है और उनका रुख जो है मोड़ दिया जाता है STP की तरफ, ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके, और जो ट्रीटमेंट के बाद जो पानी निकलता है उसका चाहे वो सिंचाई के लिए इस्तेमाल करें या अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव STP लगाने का ये होता है। तो उसी तरीके से यहाँ 65 नालों को टैपिंग था, उसमें से भी 26 ही हो पाए हैं। और साथ ही साथ जो घाटों की बात करें तो वो बताते हैं कि 40 घाट थे, जिसमें से 40 घाटों में से 40 घाटे बनने थे वो लगभग बन गए हैं। लेकिन जो 50% काम उत्तराखंड में जो बचा रह गया है, जब हमने अफसरों से बात की, उनका ये कहना था कि वो इस साल तक खत्म हो जाएंगे। लेकिन उनका सबसे बड़ा सवाल जो यही था वो ये था कि जो बजट एलोकेशन होता है, जो पैसा आता है वो पूरी तरह से नहीं आ पाया, और जो अभी तक आया था वो पूरी तरह से खर्च हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि अभी जितना पैसा खर्च हुआ है उसका दोगुना और पैसा आना है, तभी जाकर के नमामि गंगे प्रोजेक्ट पूरी तरह से हरिद्वार और ऋषिकेश और साथ ही साथ पूरे उत्तराखंड में खत्म हो पाएगा। जी आलोक, और एक सवाल है जी, बताना चाहूंगा 338 करोड़ रुपए दिया। जी बताइए जी 338 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट किए गए थे पूरे उत्तराखंड की नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए, और 302 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि अभी पूरा काम नहीं हुआ है, और 302 करोड़ रुपए 338 में से अभी तक पूरी तरह से जी आलोक एक संक्षेप में बताइए, आलोक संक्षेप में बताइए। जी बिल्कुल, पैसों की कमी है आप जैसे कह रहे हो, लेकिन एक संक्षेप में बताना बात कि निचले हिस्से में गंगा की स्थिति क्या है, और खास करके कानपुर और आसपास के जो शहर है वहां पे गंगा की हालत कैसी है, और क्या इसी तरह से काम धीमी गति से वहां पे चल रहा है? जी इसी तरीके से अगर मैं निचले इलाकों की बात करूं, जिसमें कानपुर है, वाराणसी है। वाराणसी तो होली सिटी भी माना जाता है शहर का, अपने पूरे देश का। तो ये सब जगहों पर नदी आज भी साफ पूरी तरह से नहीं पाई गई। हमने देखा कानपुर में कई नाले ऐसे थे, हालांकि कानपुर का सबसे बड़ा सीसामऊ नाला, जहां से टेनरीज से नाला आता है, जो कि लेदर की फैक्ट्रीज हैं बहुत सारी कानपुर में, वहां से बहुत सारा जो वेस्ट है वो आता था और कानपुर में मिलता था, उसको तो बंद कर दिया। लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे बड़े नाले थे जो खुले हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से जब बात हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी तक पूरी तरह से पूरा पैसा नहीं पहुंच पाया था, जिसके कारण डिले हुआ था। उनका ये कहना था कि सैंक्शन हो गया था लेकिन पहुंचने में पैसा लेट हुआ, इस कारण से नमामि गंगे का काम जो था वो डिले हुआ है कानपुर में। उसी प्रकार वाराणसी की भी हम बात करें तो वाराणसी में भी कुछ इसी तरह की थी। घाट काफी साफ दिख रहे थे, क्योंकि घाट का जो काम था वो उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी को दे रखा था, और प्राइवेट कंपनी के जो लोग थे वो सुबह आते थे और शाम तक वो पूरे घाट की जो भी कचरा फेंका जाता था उसकी सफाई कर देते थे। तो इसका मतलब ये कि घाटों की सफाई तो दिखाई दे रही थी, लेकिन हमने वाराणसी में भी कई नाले ऐसे देखे जो कि नदी में जाके मिल रहे थे। खासकर मैं 80 घाट की बात करूंगा, जहां पर प्रधानमंत्री, आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहला भाषण दिया था जीतने के बाद वहां से वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। उसी घाट की मैं बात कर रहा हूं। 80 घाट का एक 80 नाला भी है जो घाट से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है, और वो नाला आज भी खुला हुआ है और आज भी नदी में जाके मिल रहा है। लोग जो वहां पर रह रहे थे कह रहे थे कि वहां पर STP लगा हुआ था, लेकिन वो STP बाढ़ के कारण एक बार टूट गया और उसके बाद से आज तक उसकी रिपेयर नहीं हो पाया। जी आलोक, माफ कीजिए टोक रही हूँ आपको, वक्त की कमी है, लेकिन चलिए आपको दिखाते हैं आलोक की हरिद्वार से आलोक ने जो रिपोर्ट भेजा, चलिए उस पर नजर डालते। The center's ambitious Namami Gange program was launched in 2014.
Key features of the program include constructing sewage treatment plants, beautifying ghats, cleaning up the river surface, and monitoring industrial waste. Haridwar is one of the locations in Uttarakhand where work has begun. Mirror now visits Haridwar for a reality check. We spot sewage water draining into Ganga. Residents claim they have been complaining about this repeatedly. We are in Haridwar, and behind me you can see there is the drainage, and there is the sewer that is coming, and it is coming, and now this water is now going to mix with the water of the river Ganga. अब ये देखिए सर, अभी आप सामने ही देखिए ये आश्रम के, ये देखिए, ये हो सकता है सीवर ही होगा जो गंगा जी में गिर रहा है। ये तो आप सामने ही देख रहे हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे सारे गंगा जी के अंदर गिर रहे हैं। अगर ये इतना बड़ा आश्रम बना है तो इसका सीवर प्लांट भी तो कुछ होगा कहीं ना कहीं। इन रूमों में लैट्रिन बाथरूम भी होगा, तो वो सारा गंदा पानी देखो आप सामने ही साक्षात है आपके। नाले तो यहाँ पर 2-3 तरह के मिल रहे हैं। एक तो ये अभी नया पूरी लाइन नहीं डली है जी, तो बोला तो ये गया था कि गंगा का जो पानी, जो बारिश का पानी है वो स्टोर होगा तो उसको निकालेंगे गंगा के थ्रू से, ठीक है, उसके अंदर कुछ नहीं होना है। मगर आज की डेट में कोई बारिश नहीं है, कोई पानी नहीं है। 85-year-old G.D. Agarwal, also known as Swami Sanand, died last October in Haridwar after being on a hunger strike for 4 months. He was protesting against the commercialization of river Ganga. 26-year-old Swami Atma Bodhanand is now carrying forward Sanand's fast. The real need of Ganga Ji is to take away the dams, stop mining in Haridwar. These are the main issues, and the government is trying to give a name like Namami Ganga and initiating these STPs and other kind of projects, and trying to hide the real issue of Ganga Ji. We will find resolute to ourselves that we will attain pristine flow of Ganga Ji whatsoever. How many people have to sacrifice their life, we are ready for it. नमाम गंगे के लिए कोई पैसा खर्चा नहीं किया जा रहा है, या पैसा अपने में बंदर बांट करने के लिए किया जा रहा है। कोई हमको बता दे किसी शहर के सीवेज का ट्रीटमेंट का काम उस शहर के बासिंदा का है कि गंगा का है? कौन सा लॉजिक है? वो शहर का बासिंदा सीवेज टैक्स देता है, वो टैक्स कहाँ जाता है? अटर्नी तो टैक्स बढ़ा दो, वो शहर का म्यूनसिपैलिटी अपना लोन ले अपना ये करे। A new sewage treatment plant is being constructed just half a kilometer away from this ashram. While doing the fact check of the Namami Gange project, we reached Haridwar's Jagjitpur area. Behind me you can see this under construction work of the STP. This is new STP under the Namami Gange project is being set up, and when we talked to the officials, they told us in Haridwar out of 5 STPs, 3 are working, however 2 are under construction. A total of 338 crore was allocated under this program for Uttarakhand. Out of this, 302 crore has already been spent. But with government sources claiming that an equal amount of money will be needed to complete the work, a clean Ganga may not be a reality anytime soon. With Alok Singh and camera person Yogesh, Tanima Biswas for Mirror Now. और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में एक स्कूल परिसर में वीवीपैट स्लिप्स बिखरे हुए मिले हैं। नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के आत्मकुरु गवर्नमेंट स्कूल प्रीमाइसेस में ये स्लिप मिली है। आंध्र के चुनाव आयोग के अनुसार ये वही परिसर है जो ईवीएम की कमिश्निंग के लिए इस्तेमाल किया गया था। हमारे साथ इस वक्त पॉल उमेन जुड़ रहे हैं और जानकारी लेकर। पॉल, यू जस्ट व्हाट इज द स्टोरी ऑफ हाउ आधार डेटा हैज लीक्ड, and now we hear that VVPAT slips were found lying around in a place that was used to store the EVM machines.
Well, Kavita, at a time when TDP is claiming that free and fair elections weren't held by the Election Commission and that the Election Commission has failed to do so, we are hearing of news coming in from Atmakuru in Nellore district of Andhra Pradesh, wherein VVPAT slips were found. Based on the initial information that we have received, it was outside the strong room where the EVMs were kept that these VVPAT slips were found all over the place. In fact, not one or two, but several of them. It was found at Atmakuru Government School. This particular voter slips were taken, VVPAT slips were taken and handed over to the officials. But however, a clarification has come in now from the Chief Electoral Officer, and they are saying that this place was used for commissioning of EVMs, and hence these mock polling that was conducted, these slips belong to the mock polling that was conducted, and they're not the original VVPAT. But however, an inquiry has been ordered by the Election Commission into this particular incident. It gives ammunition to TDP's claims that a free and fair election was not carried out. Even if it was mock polling VVPATs that were found, VVPAT slips that were found, people are saying that they should have been more careful so as to ensure that the VVPAT slips are not found all over the place, because it only raises even more questions in the minds of the voters. राइट पॉल, थैंक यू फॉर गेटिंग अस ऑल ऑफ दोस डिटेल्स। और यहाँ पर एक बात बतानी पड़ेगी मंदार की जिस दिन वोटिंग हुआ था उस दिन भी आंध्रा से कई खबरें आई थी जहाँ पर लोगों ने कहा कि उनके नाम वोटर लिस्ट से गायब थे, साथ ही साथ ईवीएम मशीन्स काम नहीं कर रहे थे। कई यहाँ पर कंप्लेंट्स वोटर्स के तरफ से आए थे, कई जगह ईवीएम तोड़ी भी गई थी, काफ़ी वायलेंस भी हुआ था आंध्रा में। उसके बाद जो है इस तरीके की जो खबरें अब धीरे धीरे निकल कर आ रही है राज्य से, काफी चिंताजनक है। जी बिल्कुल। और रुक करते अगली खबर पर। बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके बताया कि दिल्ली में कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन का मतलब होगा बीजेपी का रास्ता साफ। कांग्रेस यह सुनिश्चित करने के लिए आपको दिल्ली की 4 सीटें देने को तैयार है, लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक बार फिर यू टर्न ले लिए है। और हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि उनका दरवाजा आपके लिए अभी भी खुला है। जी, अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब दिया है। दिल्ली के सीएम ने ट्वीट किया कि कौन सा यू टर्न, अभी तो बातचीत चल रही थी। आपका ट्वीट दिखाता है कि गठबंधन आपकी इच्छा नहीं, मात्र दिखावा है। मुझे दुख है आप बयानबाजी कर रहे हैं। आज देश को मोदी शाह के खतरे से बचाना अहम है। दुर्भाग्य कि आप यूपी और अन्य राज्यों में भी मोदी विरोधी वोट बांटकर मोदी जी की मदद कर रहे हैं। ये था अरविंद केजरीवाल का जवाब राहुल गांधी के ट्वीट के लिए। और इसी के साथ कहेंगे अलविदा। बने रहिए मिरर नाउ के साथ और खबरों के लिए।